Hello students, as you know we were discussing methods of psychology and we had already discussed observational method of psychology, and the next method which is there in your syllabus is experimental method. So experimental method is that method in which experiments are conducted to study some phenomena. So what is an experiment? Experiment क्या होता है? Experiment is a systematic study or observation of behavior and mental processes under controlled conditions. अगर हम specifically बात करें psychology में experiment क्या होता है, तो experiment in psychology is a systematic study or observation of behavior and mental processes under controlled conditions. जब controlled conditions में behavior and mental processes को systematically study किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं experiment in psychology. But generally अगर हम बात करें तो experiment होता क्या है? Experiment is a method of scientific investigation that seeks to discover cause and effect relationship between two variables or factors. सो एक्सपेरिमेंट जो है वो कहते किसको हैं? जनरली एक्सपेरिमेंट जो होता है ऐसा मेथड होता है विच इज़ साइंटिफिक इन नेचर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसके थ्रू, जिसमें कि दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्कवर करने की कोशिश की जाती है या उसको डिस्कवर किया जाता है. सो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इस तरह से कंडक्ट होता है या इसकी कॉन्सेप्ट जो है एक्सपेरिमेंट की ये होती है. तो साइकोलॉजी में भी जब हम थ्रू एक्सपेरिमेंट स्टडी कोई करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि दिस हैज़ बिन स्टार्टेड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड. देन हमने यहाँ बात की कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स जो हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज में फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, बट यू नीड टू नो व्हाट आर वेरिएबल्स, क्योंकि ये जो वेरिएबल शब्द है ये साइकोलॉजी में बहुत बार आपको समझना पड़ेगा, बहुत बार सुनने में आएगा. तो वेरिएबल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन टेक अ नंबर ऑफ वैल्यूज़. सो एनी कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट मतलब कोई भी ऐसी विशेषता या गुण जिसके कई वैल्यूज़ हो सकते हैं, जो जिसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसको मेजर भी किया जा सकता है. तो उस तरह का जो भी कोई फैक्टर होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे एज जो है ज़्यादा भी होती है, कम भी हो सकती है, हर रेंज में हो सकती है, हर इसकी मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं. इंटेलिजेंस की भी उसी तरीके से कम, ज़्यादा, औसत, औसत से ऊपर, औसत से नीचे. Intelligence can have lots of values. Temperature can be high, it can be low, it can be very high, very low, moderate, it can have different values. Then practice, ज़्यादा प्रैक्टिस किया किसी चीज़ को, कम प्रैक्टिस किया, मॉडरेटली प्रैक्टिस किया. अभ्यास जिसको हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल. देन अमाउंट ऑफ लाइट. अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. दिन के किसी टाइम पे कम होती है, ज़्यादा होती है. किसी कमरे में बल्ब छोटा लगा हो तो कम लाइट होगी, तेज़ बड़ा बल्ब लगा हो तो ज़्यादा लाइट होगी. तो इस तरह से लाइट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल. सो या अमाउंट ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल. सो वेरिएबल ऐसे किसी भी फैक्टर को कहते हैं जिसकी मोर देन वन वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और जिसको मेजर भी किया जा सकता है. अब वेरिएबल्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या साइकोलॉजी में जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें तो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है. तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स: इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कंट्रोल वेरिएबल्स. So independent variable, dependent variable, control variables are the 3 variables which are there while using experimental method, especially in psychology. So हिंदी में अगर हम बोलें तो independent variable को बोलेंगे स्वतंत्र चर. वेरिएबल को हिंदी में चर बोला जाता है. तो स्वतंत्र चर या independent variable, the factor which can be manipulated by the experimenter to determine its relationship to an observed phenomena under study. तो ऐसा कोई भी फैक्टर जिसको कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है. किस लिए? ताकि वो उसका संबंध जान सके उस फिनोमिना के साथ जिसकी वो स्टडी कर रहा है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक तरह का
कारक कि जिसका हम प्रभाव देखना चाह रहे हैं किसी दूसरी चीज़ पे, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। Then dependent variable, the factor which is an assumed effect of an independent variable। अब जिस चीज़ को एक्सपेरिमेंटर ये मान रहा है कि वो एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, तो उसको वो बोल दे एक्सपेरिमेंट में बोल दिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या आश्रित चर है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। मतलब ये कारण का काम करता है, ये प्रभाव का काम करता है। देन कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल या नियंत्रण चर उसे कहते हैं जो कि प्रभाव डाल सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, लेकिन हमने क्योंकि सिर्फ इस वाले का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देखना है डिपेंडेंट के ऊपर, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डाल सकती हैं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि सिर्फ हम इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकें, तीसरी चीज़ बीच में इंटरफेयर ना करे। तो वो सारी चीज़ें जो इस तरह से जिनका नियंत्रण करना ज़रूरी है, उनको कंट्रोल वेरिएबल बोला जाता है, ताकि सिर्फ हमें प्योरली इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता चल सके। जैसे अगर एग्जांपल हम लें कि अगर मान लो म्यूज़िक का हम इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं कि म्यूज़िक का क्या इफ़ेक्ट है लर्निंग के ऊपर, सीखने की प्रक्रिया के ऊपर, संगीत का या म्यूज़िक का क्या इफ़ेक्ट है, तो म्यूज़िक यहाँ पे बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसका प्रभाव देखा जा रहा है। और किस पर प्रभाव देखा जा रहा है? सीखने के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर सीखना या लर्निंग। और अब लर्निंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का और भी प्रभाव पड़ सकता है, जैसे व्यक्ति की एज का, व्यक्ति की इंटेलिजेंस का, उसकी प्रैक्टिस लेवल का, उसकी हेल्थ का, उसकी मेंटल हेल्थ का। तो ये सारी चीज़ें भी उस पर प्रभाव डाल सकते हैं लर्निंग के ऊपर। पर हम इस स्टडी में सिर्फ दो चीज़ों को ही प्रभाव, आपस में कारण और प्रभाव के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि इंटेलिजेंस लेवल, यानी कि age, then sometimes gender and all other things, health quotient etc। तो उन सबको एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंटर जो है वो कंट्रोल कर लेता है। वो किस तरह से करता है कहीं आगे हम अगर बात आएगी तो वो हम करेंगे, बट यहाँ पे आपको यही जानना ज़रूरी है कि कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ सकता है, इसलिए उनको नियंत्रित रखा जाता है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, ताकि सिर्फ इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप पता चल सके। सो ब्रीफली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब घटाया बढ़ाया जाता है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है ये देखने के लिए कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एंड कंट्रोल वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया जाता है, यानी कि उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, उसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड करने में। देन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट नेम्ड अंडरवुड। डिस्कवरी टाइप, ये डिस्कवरी टाइप एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं? ये उस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटर को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि दो वेरिएबल्स के बीच में, या जैसे हम बात कर चुके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा, क्या निकल कर सामने आएगा। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। जब हम सोचते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटर ये सोचता है कि देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या संबंध निकल के आता है, या ऐसा करने से देखते हैं क्या होता है, तो उस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ डिस्कवरी टाइप। देन एक्सप्लोरेटरी टाइप, these type of experiments are those जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर है उसको काफ़ी कुछ पता होता है कि इन दो चीज़ों के बीच में इस तरह का संबंध हो सकता है, या उसने कहीं उसके बारे में पढ़ा है, उसने सर्वे किया है, उसने रिसर्च किया है, तो ऑलरेडी ही नोज़ कि इस तरह का हो सकता है, बट फिर भी वो देखना चाहता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो क्या निकल कर सामने आएगा, क्या ये बात कंफर्म होगी या नहीं। तो आई एम श्योर दिस विल हैपन। जब वो ये सोचता है एक्सपेरिमेंटर कि आई एम श्योर ऐसा ही निकल के आने वाला है ये रिलेशनशिप, तो उस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट।
तो ये 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो गए। देन अगर हम फर्दर बात करें, डिफरेंट स्टेप्स कौन से होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, डिफरेंट स्टेप्स कौन से होते हैं। जैसे हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड के स्टेप्स की बात की थी, उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जब कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली प्लान किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखा जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट इज टाइटल, कि एक्सपेरिमेंट जो है उसका शीर्षक क्या है, आखिर क्या चीज़ हम मेनली देखने जा रहे हैं। लर्निंग से रिलेटेड है या स्ट्रेस से रिलेटेड है या किसी और व्यवहार से रिलेटेड है, तो वो उसका टाइटल हो जाएगा, जो हमारा मेन फोकस होगा एक्सपेरिमेंट का, दैट बिकम्स द टाइटल। एंड देन इंट्रोडक्शन, या जिसको भूमिका, इसमें वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिसाइड होती हैं कि ये जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या मतलब है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या मतलब, उनकी कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज होती है या उनकी जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन होता है। और साथ ही साथ अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले भी हुआ है तो उसका भी वर्णन होता है कि इस तरह से पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और इन एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं अब एक्सपेरिमेंट, इसका क्या ज़रूरत है या इसका क्या फ़ायदा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं इंट्रोडक्शन में। देन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब है कि हम किस समस्या को लेके एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप खोजना चाह रहे हैं, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना बोलेंगे, प्रॉब्लम समस्या हो गई, प्रॉब्लम को समस्या बोलेंगे। तो हाइपोथेसिस जो है या परिकल्पना जो है, इसका मतलब होता है कि जो हमें लगता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जिस तरह का रिलेशनशिप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बन जाता है हाइपोथेसिस। तो एक अस्थाई समाधान या अस्थाई सॉल्यूशन होता है किसी समस्या का, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने सेलेक्ट कर लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिया, अब इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशनशिप सामने आएगा, जो हम एज्यूम करते हैं, जो हमारी अजम्पशन होती है, उसको हम बोल देते हैं हाइपोथेसिस। कि संगीत का सीखने पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या संगीत का सीखने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या संगीत का सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हाइपोथेसिस कहलाती हैं। और हाइपोथेसिस जो है वो 3 तरह का हो सकता है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस या परिकल्पना के प्रकार, 3 तरह के हाइपोथेसिस हो सकते हैं: पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। पॉजिटिव हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो दिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। कि जैसे हम बोलें अगर कि संगीत का सीखने पर अच्छा प्रभाव रहेगा या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, तो दैट बिकम्स अ पॉजिटिव हाइपोथेसिस। दूसरा, जहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं, ये एज्यूम करके पोस्टुलेट करके चलते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव प्रभाव होगा, मतलब सीखने का अधिगम पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, मतलब म्यूज़िक बढ़ेगा, म्यूज़िक का अधिगम पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, मतलब अगर म्यूज़िक को हम प्ले करेंगे तो अध्ययन जो है या जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। तो उस तरह का नेगेटिव जब रिलेशनशिप हम एज्यूम करते हैं तो दैट इज़ नेगेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होता है जब हम ये मानकर चलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटर होता है ये मान के चलता है कि इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप आपस में कुछ भी नहीं है, सीखने का अधिगम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, मान लो वो ये मान के चलता है, तो तब हम बोलेंगे कि ही इज़ मेकिंग अ नल हाइपोथेसिस ना। जब हम ये मान के चलते कि इन 2 चीज़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो बनाया जा सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज और डिपेंडिंग अपॉन द थिंकिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटर, और बाद में उसको
एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। जब रिज़ल्ट निकलते हैं तो उससे जब हमारे पास फैक्ट्स सामने आते हैं, इन्फॉर्मेशन सामने आती है, तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही था या गलत था। बट किसी भी तरीके का हाइपोथेसिस जो है बनाया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सपेरिमेंटर को क्या लगता है। देन इज़ द मेथोडोलॉजी। जो फिफ्थ पॉइंट है वो मेथोडोलॉजी की इसकी जो विधि है वो क्या है। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसकी क्या विधि है, उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो कि जो आपने सब्जेक्ट्स जो लिए हैं आपने, कि कौन से प्रयोज्य लिए हैं। एक लिया है आपने सब्जेक्ट, एक व्यक्ति का व्यवहार आप स्टडी कर रहे हैं, या समूह का व्यवहार स्टडी कर रहे हैं, या फिर ये कि बच्चों का कर रहे हैं, बड़ों का कर रहे हैं, क्या एज ग्रुप है ना, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें। सब्जेक्ट की जानकारी, सब्जेक्ट मैंने बताया था किसको कहते हैं, जिसका के ऊपर स्टडी होती है। जो भी साइकोलॉजी में जिसके ऊपर भी स्टडी होती है, चाहे वो एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो एक है तो सब्जेक्ट, ज़्यादा है तो सब्जेक्ट्स, तो यहाँ वो सारी जानकारी जो है दी जाती है। फिर व्हाट आर द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड, कौन सी सामग्रियाँ जो है इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। देन डिज़ाइन या अभिकल्प, कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका डिज़ाइन क्या रहेगा, ये किस तरह से इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको माना है, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको माना है, कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हैं इसके, और साथ साथ सिंगल सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति पे हो रहा है, ग्रुप पे हो रहा है, या एक ही ग्रुप पे अलग अलग कंडीशंस में हो रहा है, या दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दूसरे में नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिज़ाइन के अंडर आती हैं, कि किस तरह से उसका डिज़ाइन क्या है, क्या ब्लूप्रिंट क्या है उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, किस तरह का आपने योजना क्या बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर हो गया कि जो भी सारा उसमें आपने करा है, जब आपने एक्सपेरिमेंट एक्चुअल शुरू किया है, तो जो जो भी चीज़ें आपने उसमें की हैं, जो जो भी आपने उसमें सावधानियाँ बरती हैं या प्रिकॉशंस ली हैं, या जिस भी चीज़ को आपने फॉलो किया है, जो भी आपने उसमें करते वक्त जो भी चीज़ें स्टेप्स फॉलो किए हैं उस एक्सपेरिमेंट को, वो प्रोसीजर में आ जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। देन रिज़ल्ट्स, रिज़ल्ट्स में जब डेटा आपने प्रोसीजर फॉलो कर लिया, आपके पास डेटा आ गया उसका, तो उसकी डेटा के बेस पे उसको एनालाइज किया और फिर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपके सामने आ गए, तो वो हो गए रिज़ल्ट। और कि क्या असर पड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो सारे आपके रिज़ल्ट्स आ गए। डिस्कशन जो होता है वो पार्ट होता है कि जिसमें जो भी आपके रिज़ल्ट्स आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट, कि अगर ये रिज़ल्ट आए हैं तो किस वजह से आए हैं, या उससे रिलेटेड और भी कोई पहले स्टडीज़ हो चुकी हैं तो उनका उसमें ज़िक्र किया जाता है, और चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि ये जो रिज़ल्ट्स हमारे स्टडी के आए हैं वो हमारी अपेक्षा के हिसाब से आए हैं कि नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो क्यों आए हैं, नहीं आए हैं तो क्यों आए, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन में या विवेचन में आ जाती हैं। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन इज़ द लास्ट स्टेप, जिसमें कि बिल्कुल शॉर्ट में आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कह रहा है, क्या उसके नतीजे आए हैं। तो जब रिज़ल्ट्स को कम से कम समय में जानने की कोशिश जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि वी हैव कंक्लूडेड दिस। मतलब कंक्लूजन जो होता है वो ब्रीफेस्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट होती है, कि ये निकल कर सामने आया है, इन दो चीज़ों के बीच में इस तरीके का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकल कर सामने आया है। सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जब आप लोग कोई प्रैक्टिकल आएगा इसमें साइकोलॉजी में, तो उसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स में, फाइल्स में। तो इसलिए ये स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। टॉपिक को आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, पर एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के
उसमें मैसेजेस आते रहते हैं कि आज क्लास होगी नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कई बार जो है एग्ज़ाम ड्यूटीज़ हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप छुट्टी पर हो, आप यू आर नॉट वेल, तो उन सब परिस्थितियों में कई बार क्लास नहीं भी होगी। तो आप इतने डेस्परेट मत हो जाया करिए, क्योंकि बीच बीच में ये सब रहने ही वाला है। आए दिन हम लोगों को जाना होता है, दूसरी ड्यूटीज़ भी होती हैं हमारी, एग्ज़ाम ड्यूटीज़ वगैरह, और कॉलेज भी जाना होता है। तो वो उस सब चीज़ों के चलते कई बार बीच में गैप्स आ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास करने को कुछ नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आप लोगों के लिए नया है सब्जेक्ट, इसलिए इसमें थोड़ा आराम से चलना ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें फास्ट पेस में नहीं चलूँगी आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर में। तो इसमें आपको थोड़ा-सा ये करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने आप अपने नोट्स बनाओ, जो पहले वाला टॉपिक है उसको समझो, उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तभी आपको पता चलेंगी जब आप उनको खुद पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। तो थोड़ा-सा ये इम्पेशेंस वाला एटीट्यूड अपना चेंज कर लें, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं ग्रुप में डाल ही देती हूँ। फिर आप लोगों को क्यों इतनी कन्फ्यूजन होती है? या मैं पहले से बता देती हूँ, या मैं मैसेज डाल देती हूँ। तो उसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखें कि इतना आप बेसब्रे ना बनें, और आपके पास जो मटेरियल होता है उसको आप स्टडी करें, नोट्स बनाएँ, वो सारी चीज़ें करते रहें। वैसे भी जब भी कोई नया टॉपिक ख़त्म होता है, तो आई वुड लाइक कि आप पहले उसके असाइनमेंट्स बना लें, नोट्स बना लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। क्योंकि बाद में ऐसा हो जाएगा कि सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ समझ नहीं पाएँगे पिछला। तो इसलिए माय अप्रोच विल बी कि आप टॉपिक ख़त्म करें, उसके बाद थोड़ा-सा अपना होमवर्क भी करें। सिर्फ़ आगे-आगे चलना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपको समझ भी आना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स भी आपको पता चलनी चाहिए। सो ऑल दैट। तो anyway, I'll stop this video here, and I'm using this different platform today. Let's see how it goes, because I'm using it with other classes also, so it's going well there. पर कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको कहा था मैं जल्दी डालूंगी वीडियो, लेकिन 2 बार मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, दोनों बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। तो ये भी चीज़ें रहती हैं। तो कई बार टेक्निकल इश्यूज़ के कारण भी आप लोगों से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दैट, एंड देन have patience, and you should wait for my direction or instruction, and all, so that you have information regarding कि क्या होना है, क्या जो भी मुझे important लगेगी information, I'll put it in the group, so you don't need to be desperate. So okay, see you in next session or next video.